एलन मस्क ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। उन्होंने एक्स पर घोषणा की कि टेस्ला अब सिर्फ बैटरी पर ही नहीं बल्कि हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक पर भी काम करेगी। इसका मतलब है कि पानी से चलने वाली कारें हकीकत बन सकती हैं। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब टेस्ला को अपनी 4680 बैटरी सेल्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शायद यही वजह है कि मस्क अब नई और ज्यादा टिकाऊ ऊर्जा तकनीकों की ओर बढ़ रहे हैं। सोचिए, अगर कारें पानी से चलने लगें तो ये हर चीज का खेल बदल देगा। पेट्रोल, डीजल और चार्जिंग स्टेशन। कई विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला भविष्य में पूरे ऑटो उद्योग को तहस नहस कर सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या यह इंजन वाकई काम करेगा, इसका ऑटोमोटिव उद्योग और अन्य क्षेत्रों पर क्या असर होगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो अंत तक बने रहें क्योंकि हम जो बताने जा रहे हैं वह आपको वाकई हैरान कर देगा। और हाँ, आगे और भी दिलचस्प और प्रामाणिक अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेस्ला के नए इंजन आइडिया के बारे में जानने से पहले टेस्ला की कहानी समझना जरूरी है, क्योंकि इस कंपनी का जन्म किसी भी अन्य कार ब्रांड की तरह नहीं हुआ था। इसकी स्थापना 2003 में कुछ इंजीनियरों ने की थी, जिनका सपना था कि दुनिया एक दिन पेट्रोल और डीजल कारों की जगह इलेक्ट्रिक कारें ले लेगी। उस समय ज्यादातर लोगों को इलेक्ट्रिक कारें धीमी, कमजोर और उबाऊ लगती थीं। लेकिन जब एलन मस्क इस मिशन से जुड़े तो सब कुछ बदल गया। मस्क ने न सिर्फ पैसा लगाया बल्कि अपनी सोच और विजन से कंपनी को एक नई दिशा भी दी। उन्होंने साफ कहा, हम ऐसी कारें बनाएंगे जो तेज, स्टाइलिश और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हों। इसी विजन ने आगे चलकर टेस्ला को दुनिया की सबसे लोकप्रिय ऑटो कंपनी बना दिया। शुरुआत में टेस्ला ने रोडस्टर लॉन्च की, जो लोटस के स्पोर्ट्स कार मॉडल पर आधारित थी, लेकिन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक थी। पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि इलेक्ट्रिक कारें भी कुछ ही सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती हैं। यह सिर्फ एक कार नहीं थी बल्कि एक संदेश था, इलेक्ट्रिक ही भविष्य है। रोडस्टर के बाद टेस्ला ने मॉडल एस पेश किया, जिसने कंपनी को लग्जरी कार बाजार में प्रवेश दिलाया। मॉडल एस की रेंज, परफॉर्मेंस और ऑटो पायलट जैसी तकनीकों ने लोगों को हैरान कर दिया। यह पहली इलेक्ट्रिक कार थी जो देखने में खूबसूरत और चलाने में दमदार थी। फिर मॉडल एक्स आई, एक एसयूवी जिसमें फॉल्कन विंग डोर्स थे। यह कार इतनी भविष्यदर्शी थी कि इसने लग्जरी कार कंपनियों को भी अपने डिजाइन पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। टेस्ला का असली मास मार्केट मॉडल 3 था। इसे मध्यम वर्ग के लिए भी किफायती बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी कीमत कम रखी गई, लेकिन फीचर्स और तकनीक से समझौता नहीं किया गया। मॉडल 3 ने टेस्ला को वो पहचान दिलाई जिसकी बदौलत आज हर बड़ी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में प्रतिस्पर्धा कर रही है। 2020 के आसपास टेस्ला ने मॉडल 3 का एसयूवी वर्जन मॉडल वाई लॉन्च किया। यह कार परिवारों के बीच बेहद लोकप्रिय साबित हुई और कुछ ही सालों में मॉडल वाई वर्ल्ड वाई दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई, वो भी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में। यह टेस्ला की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक कारें अब महंगा शौक नहीं रहीं बल्कि एक आम पसंद बन गईं। एलन मस्क की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उन्होंने लोगों की धारणा बदल दी। पहले यह माना जाता था कि इलेक्ट्रिक कारों की रेंज कम होती है, चार्जिंग मुश्किल होती है और परफॉर्मेंस खराब होती है। हालांकि टेस्ला ने सुपरचार्जर नेटवर्क बनाकर और रेंज बढ़ाने के लिए बैटरी तकनीक में सुधार करके चार्जिंग को आसान बना दिया। मॉडल एस और मॉडल 3 ने 600 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज हासिल की, जो पहले असंभव माना जाता था। टेस्ला ने दिखाया कि इलेक्ट्रिक वाहन न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं बल्कि प्रदर्शन और तकनीक के लिहाज से भी अनुकूल हैं। लेकिन अब टेस्ला एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कंपनी की नई पीढ़ी की 4680 बैटरी सेल्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन चुनौतीपूर्ण रहा है। निर्माण संबंधी चुनौतियों और लागत के कारण कंपनी को विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं। यहीं से एक नए जल इंजन यानी हाइड्रोजन तकनीक का विचार उभरा, जिसने दुनिया भर का ध्यान खींचा है। बड़ा खुलासा, आखिर जल इंजन क्या है? टेस्ला के नए इंजन के बारे में जानने से पहले आइए अच्छी तरह समझ लें कि जल इंजन यानी हाइड्रोजन आधारित प्रणाली असल में क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ पानी डालने से कार चलने लगेगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। पानी अपने आप में ईंधन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऊर्जा नहीं होती। हाइड्रोजन निकालने के लिए इसे तोड़ना पड़ता है और हाइड्रोजन ही असल ईंधन का काम करता है। अब इलेक्ट्रोलिसिस नामक तकनीक आती है। इसमें पानी H2O को बिजली की मदद से 2 भागों हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 में विभाजित किया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की खपत होती है, यानी बिजली की आवश्यकता होती है। इसके बाद हाइड्रोजन को अलग अलग टैंकों में संग्रहित किया जा सकता है। बाद में जब हमें कार चलानी होती है तो इस हाइड्रोजन को एक विशेष उपकरण, जिसे ईंधन सेल कहते हैं, में डाला जाता है।
ईंधन सेल के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और इस रासायनिक प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न होती है। यह बिजली मोटर को शक्ति प्रदान करती है और कार आगे बढ़ती है। इस पूरी प्रक्रिया का उपोत्पाद केवल जलवाष्प है, न तो निशन धुआं, न कार्बन डाइऑक्साइड और न ही प्रदूषण। इसीलिए इस प्रकार की तकनीक को शून्य उत्सर्जन या स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है। अब कुछ लोग रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस शब्द सुनकर सोचते हैं कि यह कोई नई बात है। दरअसल ये वही प्रक्रिया है जिसे दुनिया भर में हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रणाली के नाम से जाना जाता है। रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस का सीधा सा मतलब है कि इलेक्ट्रोलिसिस में बिजली का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन बनाया जाता है, जबकि यहाँ बिजली हाइड्रोजन से विपरीत दिशा में बनाई जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या टेस्ला वाकई पानी से चलने वाली कार बना रही है? अभी तक न तो एलन मस्क और न ही टेस्ला ने किसी आधिकारिक बयान में वाटर इंजन शब्द का इस्तेमाल किया है। लेकिन यह भी सच है कि मस्क लगातार स्थायी ऊर्जा के नए तरीकों पर शोध का समर्थन करते हैं। इसलिए जल इंजन शब्द को फिलहाल केवल एक विचार या प्रयोगात्मक दिशा के रूप में ही देखा जा सकता है। हाइड्रोजन एक बहुत ही हल्की गैस है और इसका ऊर्जा घनत्व बहुत अधिक है। इसका मतलब है कि इसकी थोड़ी सी मात्रा भी बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान कर सकती है। इसलिए अगर इसका उत्पादन और भंडारण सही तरीके से किया जाए तो यह पेट्रोल और डीजल का एक स्वच्छ विकल्प बन सकता है। टोयोटा और हुंडई जैसी जापानी कंपनियां पहले से ही इस तकनीक पर काम कर रही हैं। टोयोटा मिराई और हुंडई नेक्सो जैसी उनकी कारों को हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों FCEV के रूप में बेचा जाता है। ये कारें असल में पानी से नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलती हैं। इनके टेलपाइप से सिर्फ जलवाष्प निकलती है। टेस्ला की इस दिशा में दिलचस्पी अब क्यों बढ़ रही है? दरअसल 4680 बैटरी सेल का बड़े पैमाने पर उत्पादन उतना आसान नहीं रहा जितना कंपनी ने उम्मीद की थी। इसी वजह से टेस्ला और उसके इंजीनियर अब ऐसे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं जो भविष्य में बैटरियों पर उनकी निर्भरता को कम कर सकें। हाइड्रोजन आधारित तकनीक उन विकल्पों में से एक है। इसका मतलब यह नहीं है कि टेस्ला ने पानी से चलने वाला इंजन विकसित कर लिया है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है कि भविष्य में कंपनी ईंधन सेल हाइब्रिड सिस्टम या हाइड्रोजन ऊर्जा एकीकरण के साथ प्रयोग कर सकती है। अब आइए देखें कि इसे क्लीन लूप क्यों कहा जाता है। अगर कोई सिस्टम सौर या पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा से हाइड्रोजन का उत्पादन करता है और फिर बिजली पैदा करता है जिससे वाहनों को ऊर्जा मिलती है, तो यह एक बंद लूप बनाता है। बिजली, पानी हाइड्रोजन में विभाजित होता है, हाइड्रोजन फिर बिजली और अंत में सिर्फ पानी। इसमें न कोई प्रदूषण है न कोई कार्बन, इसलिए वैज्ञानिक इसे स्वच्छ लूप ऊर्जा प्रणाली कहते हैं। इलेक्ट्रिक बनाम हाइड्रोजन बनाम वाटर इंजन की तुलना। अब जब हम समझ गए हैं कि जल इंजन यानी हाइड्रोजन आधारित तकनीक असल में कैसे काम करती है, तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इसकी तुलना दूसरी तकनीकों से कैसे की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, इलेक्ट्रिक वाहनों और पेट्रोल या डीजल इंजन यानी दहन इंजन के बीच यह वास्तव में कहाँ खड़ा है। सबसे पहले दक्षता की बात करते हैं, क्योंकि यह किसी भी इंजन की ताकत और कमजोरियों की कुंजी है। अगर हम एक सामान्य पेट्रोल या डीजल इंजन को देखें तो उसकी ऊर्जा दक्षता लगभग 25 से 30% होती है। इसका मतलब है कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो कार को चलाने में केवल 1/3 ऊर्जा ही खर्च होती है। बाकी ऊर्जा गर्मी और धुएं में बर्बाद हो जाती है। यही कारण है कि पारंपरिक इंजन इतनी ऊर्जा की खपत करते हैं और प्रदूषण भी फैलाते हैं। अब इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करते हैं। यह तकनीक आज सबसे कारगर साबित हुई है। बैटरी में संग्रहित बिजली सीधे मोटर को ऊर्जा देती है, जिससे किसी भी ईंधन को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए इनकी दक्षता 85% से 90% तक होती है। इसका मतलब है कि बैटरी में जाने वाली लगभग सारी बिजली कार को चलाने में इस्तेमाल होती है। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक कारें इतनी लोकप्रिय हो गई हैं, क्योंकि ये एक बार चार्ज करने पर लंबी दूरी तय कर सकती हैं और प्रदूषण भी नहीं फैलाती। अब बारी आती है वाटर इंजन या हाइड्रोजन फ्यूल सेल इंजन की, जो इन दोनों के बीच एक मध्यम मार्ग का काम करता है। ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन ईंधन सेल में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बिजली उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया की दक्षता 55% से 60% तक होती है। इसका मतलब है कि यह पेट्रोल इंजन से लगभग दोगुनी कुशल है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों जितनी कुशल नहीं है। फिर भी यह तकनीक एक बहुत अच्छा संतुलन प्रदान करती है, क्योंकि इससे धुआं या कार्बन उत्सर्जन नहीं होता और इसे चार्ज करने की झंझट भी नहीं होती। लागत की बात करें तो पेट्रोल इंजन सस्ते होते हैं, लेकिन उनका रखरखाव महंगा होता है। ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव होता है और वे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन थोड़े महंगे होते हैं क्योंकि उनकी बैटरियां महंगी होती हैं, लेकिन उन्हें चलाने की लागत बहुत कम होती है। एक बार चार्ज करने पर पेट्रोल इंजन की तुलना में इसकी लागत 5 से 6 गुना कम होती है। पानी के इंजन या हाइड्रोजन इंजन वर्तमान में सबसे महंगे हैं,
क्योंकि हाइड्रोजन का उत्पादन और भंडारण कठिन और महंगा है। लेकिन भविष्य में जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी और हाइड्रोजन का उत्पादन पर्यावरण के अनुकूल तरीकों यानी सौर या पवन ऊर्जा से होगा, इसकी कीमतें भी कम होंगी। अब चार्जिंग और ईंधन भरने के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही व्यावहारिक अंतर है जो रोजमर्रा के इस्तेमाल को निर्धारित करता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार है तो उसे चार्ज होने में 30 मिनट से लेकर 8 घंटे तक का समय लग सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस चार्जर का इस्तेमाल करते हैं। एक सुपर चार्जर आधे घंटे में 80% तक चार्ज कर सकता है, लेकिन फिर भी ये पेट्रोल या डीजल से ईंधन भरने जितना तेज नहीं है। दूसरी ओर अगर हम हाइड्रोजन ईंधन सेल या पानी से चलने वाले इंजन वाली कार की बात करें तो ईंधन भरने में पेट्रोल पंप पर ईंधन भरने जितना ही समय लगता है। यह एक बड़ा फायदा है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबी दूरी तय करते हैं या जल्दी यात्रा पूरी करना चाहते हैं। एक और अंतर रेंज का है। इलेक्ट्रिक कारें अब औसतन 400 से 600 किलोमीटर तक चल सकती हैं, जबकि हाइड्रोजन कारें 600 से 700 किलोमीटर तक चल सकती हैं। उदाहरण के लिए टोयोटा मिराई एक बार ईंधन भरने पर लगभग 650 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यह रेंज इलेक्ट्रिक वाहनों से थोड़ी बेहतर है और पेट्रोल कारों के करीब है। इसलिए कई लोगों का मानना है कि भविष्य में लंबी दूरी की यात्राओं के लिए हाइड्रोजन इंजन बेहतर साबित हो सकते हैं। तीनों में से दहन इंजन सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। पेट्रोल और डीजल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण है। इलेक्ट्रिक वाहन सीधे तौर पर कोई उत्सर्जन नहीं करते, लेकिन उनकी बैटरियों में इस्तेमाल होने वाले लिथियम और कोबाल्ट पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अगर बिजली कोयले या किसी गैर नवीकरणीय स्रोत से आती है तो इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल नहीं रह जाते। हाइड्रोजन इंजन या वाटर इंजन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वे अपने उत्सर्जन से केवल जल वाष्प उत्सर्जित करते हैं, यानी कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। हालांकि एक चेतावनी है, यह तकनीक पर्यावरण के लिए तभी लाभदायक है जब हाइड्रोजन का उत्पादन पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जाए। वर्तमान में दुनिया में अधिकांश हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से उत्पादित होता है, जिससे कुछ कार्बन उत्सर्जन होता है। संक्षेप में इलेक्ट्रिक वाहन आज सबसे अधिक ऊर्जा कुशल और व्यावहारिक समाधान है। हाइड्रोजन इंजन या जल इंजन इस दिशा में अगला कदम हो सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों की कुछ कमियों जैसे चार्जिंग समय और रेंज को दूर कर सकते हैं। दहन इंजन, जो अब एक अप्रचलित तकनीक है, धीरे धीरे अतीत की बात बनते जा रहे हैं। इसलिए पानी से चलने वाले इंजनों को एक मध्यम विकल्प माना जा सकता है। ये इलेक्ट्रिक वाहनों जितने कुशल तो नहीं हैं, लेकिन गैसोलीन जितने प्रदूषणकारी भी नहीं हैं। ईंधन भरना तेज है, रेंज अच्छी है, और अगर हाइड्रोजन का उत्पादन पर्यावरण के अनुकूल हो जाए तो यह तकनीक पूरी तरह से स्वच्छ और टिकाऊ साबित हो सकती है। भविष्य में शहरों में छोटी दूरी की यात्राओं के लिए इलेक्ट्रिक कारों और लंबी दूरी या भारी वाहनों के लिए हाइड्रोजन इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दोनों तकनीकें एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि ये दोनों मिलकर दुनिया को शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर ले जा सकती हैं। यही असली सच्चाई है। कोई जादू नहीं, कोई असंभव सपना नहीं, बस विज्ञान पर आधारित एक नई दिशा जो धीरे धीरे हकीकत बन रही है। चुनौतियां और जोखिम आगे की बाधाएं। अब जब हम समझ गए हैं कि जल इंजन या हाइड्रोजन तकनीक कितनी रोमांचक हैं, तो उनकी चुनौतियों और जोखिमों को समझना भी जरूरी है। क्योंकि सच्चाई यह है कि कोई भी नई तकनीक कुछ चुनौतियां जरूर लेकर आती है, और अगर इन चुनौतियों का समाधान नहीं किया गया तो चाहे विचार कितना भी शानदार क्यों न हो, उसे असल जिंदगी में लागू करना मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी चुनौती ईंधन नेटवर्क की है। आज अगर आप इलेक्ट्रिक कार चलाते हैं तो आपको लगभग हर शहर में एक चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा। हर कुछ किलोमीटर पर पेट्रोल और डीजल पंप उपलब्ध हैं। लेकिन हाइड्रोजन इंजन की बात करें तो दुनिया भर में हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशन बहुत कम हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे बड़े देश में भी हाइड्रोजन स्टेशन ज़्यादातर कैलिफोर्निया जैसे कुछ ही राज्यों में केंद्रित हैं। यूरोप और जापान इस दिशा में आगे हैं, लेकिन नेटवर्क अभी भी सीमित है। भारत जैसे देशों में हाइड्रोजन ईंधन स्टेशनों की संख्या सीमित है। इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी पानी से चलने वाला इंजन या हाइड्रोजन कार बनाना चाहती है तो उसे पहले ईंधन भरने का नेटवर्क बनाना होगा, जो बेहद महंगा और समय लेने वाला है। एक और बड़ी चुनौती हाइड्रोजन भंडारण सुरक्षा है। हाइड्रोजन एक बहुत ही हल्की और ज्वलनशील गैस है। इसे संग्रहित करने के लिए बेहद मजबूत और सुरक्षित टैंकों की आवश्यकता होती है, जो उच्च दबाव को झेल सकें। आजकल के ईंधन सेल वाहन आमतौर पर 700 बार तक के दबाव का उपयोग करते हैं, जो एक सामान्य पेट्रोल टैंक से कई गुना अधिक है। रिसाव या आकस्मिक टूटना एक बड़ी आपदा का कारण बन सकता है। इसलिए
हाइड्रोजन के साथ काम करने वाली हर कंपनी को सुरक्षा पर पूरा ध्यान देना चाहिए। टोयोटा, हुंडई और BMW जैसी कंपनियां कार्बन फाइबर प्रबलित टैंकों का इस्तेमाल करती हैं जो बेहद मजबूत होते हैं और इस जोखिम को कम करने के लिए उनके हाइड्रोजन वाहनों में परखे गए हैं। फिर भी लोगों में डर बना हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन की एक छोटी सी चिंगारी भी आग का कारण बन सकती है। यही कारण है कि इस तकनीक की सफलता सिर्फ इंजीनियरिंग से ही नहीं बल्कि इसकी सुरक्षा में जनता के विश्वास से भी जुड़ी है। अगर लोगों को यह सुरक्षित नहीं लगेगा तो वे इसे नहीं अपनाएंगे। इसलिए टेस्ला या इस दिशा में काम करने वाली किसी भी कंपनी को अपनी सुरक्षा तकनीक में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। जनता को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि उनके सिस्टम कितने सुरक्षित हैं, कौन से परीक्षण किए गए हैं और दुर्घटनाओं से निपटने के लिए उनके पास क्या तैयारियां हैं। अब बुनियादी ढांचे की लागत की बात आती है। हाइड्रोजन ईंधन भरने का नेटवर्क बनाना बहुत महंगा है। एक स्टेशन स्थापित करने में लगभग $1 से $2 मिलियन का खर्च आता है। इसकी तुलना में एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की लागत लगभग 10वां हिस्सा होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन उत्पादन और परिवहन के लिए पाइपलाइन भंडारण और सुरक्षा प्रणालियों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि अगर सरकारें और कंपनियां इस तकनीक को आगे बढ़ाना चाहती हैं तो उन्हें भारी निवेश करना होगा। यही कारण है कि जापान, जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे दुनिया भर के कुछ देशों ने हाइड्रोजन बुनियादी ढांचे के लिए सरकारी धन मुहैया कराने की पहल की है। हालांकि अन्य देशों में यह अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है। इसके अलावा नियामक बाधाएं, कानूनी और सुरक्षा नियम भी एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। हाइड्रोजन के संचालन, भंडारण और परिवहन के लिए प्रत्येक देश के अलग-अलग सुरक्षा मानक हैं। उदाहरण के लिए यूरोप में ISO 14687 जैसे कड़े मानक हैं जो हाइड्रोजन की शुद्धता, दबाव और सुरक्षा स्तर निर्धारित करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊर्जा विभाग और NHTSA जैसी एजेंसियां भी इसे नियंत्रित करती हैं। किसी भी नई कार या ईंधन प्रणाली को इन सुरक्षा अनुमोदनों से गुजरना होगा। इसका मतलब है कि एक नया जल इंजन शुरू करने से पहले कंपनी को कई परीक्षण पूरे करने होंगे, दस्तावेज तैयार करने होंगे और सरकारी मंजूरी लेनी होगी जिसमें महीनों या सालों लग सकते हैं। एक और जोखिम आग लगने का है। जैसा कि हमने बताया, हाइड्रोजन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। अगर इसमें रिसाव होता है और यह किसी गर्म सतह या चिंगारी के संपर्क में आती है तो तुरंत आग लग सकती है। हाइड्रोजन की लपटें पारदर्शी होती हैं, यानी अदृश्य, जिससे दुर्घटना की स्थिति में इनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हाइड्रोजन वाहनों और स्टेशनों में विशेष सेंसर लगे होते हैं जो हवा में हाइड्रोजन की मात्रा मापते हैं और तुरंत अलार्म बजाते हैं। अगर टेस्ला जैसी कंपनी इस तकनीक को अपनाना चाहती है तो उसे किसी भी जोखिम से बचने के लिए इन सुरक्षा उपायों को और उन्नत करना होगा। जनता का भरोसा सिर्फ तकनीक और सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। आज भी कई लोग हाइड्रोजन को लेकर संशय में हैं। कुछ लोग इसे बहुत खतरनाक मानते हैं, कुछ लोग इसे बस भविष्य की चीज मानते हैं। लेकिन असल में यह दोनों के बीच की स्थिति है। तकनीक ज्यादा सुरक्षित होती जा रही है, लेकिन इसे व्यापक रूप से अपनाने में समय लगेगा। टेस्ला जैसी कंपनियों को जनता का विश्वास जीतने के लिए अपने प्रयोगों, परीक्षण परिणामों और सुरक्षा रिपोर्टों को खुलकर साझा करना चाहिए। पर्यावरणीय प्रभाव, एक पर्यावरण अनुकूल वादा या एक मृग तृष्णा। अगर हम सचमुच यह समझना चाहते हैं कि जल इंजन या हाइड्रोजन तकनीक ETHCP पर्यावरण के लिए कितनी फायदेमंद हैं, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आज हमारे वाहन कितना प्रदूषण फैलाते हैं। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA के अनुसार एक औसत पेट्रोल कार हर साल लगभग 4.6 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हवा में छोड़ती है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक कार ही उतना कार्बन उत्सर्जित करती है जितना लगभग 200 पेड़ एक साल में अवशोषित कर सकते हैं। अगर हम लाखों कारों पर विचार करें तो ये उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि दुनिया भर में शून्य उत्सर्जन तकनीक की ओर रुझान बढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या जल इंजन वास्तव में इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? तकनीकी रूप से अगर हाइड्रोजन का उत्पादन हरित स्रोतों यानी पवन, सौर या जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से किया जाए तो यह तकनीक लगभग 100% प्रदूषण मुक्त हो सकती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है और जब यह इंजन में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो केवल जल वाष्प ही निकलता है, न कार्बन न धुआं। इसका मतलब है कि जो कार पहले हर साल 4.6 टन CO2 उत्सर्जित करती थी, अब उसका उत्सर्जन लगभग शून्य हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, आज दुनिया भर में उत्पादित हाइड्रोजन का लगभग 95% प्राकृतिक गैस, जिसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है, से आता है।
इस प्रक्रिया में ही कार्बन की एक बड़ी मात्रा उत्सर्जित होती है। इसका मतलब है कि अगर हम गैसोलीन की जगह जीवाश्म ईंधन से बने हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें तो पर्यावरणीय प्रभाव उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा जितना हम सोच सकते हैं। इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि हमें हरित हाइड्रोजन की ओर बढ़ना होगा, यानी नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित हाइड्रोजन, न कि गैस या कोयले से। तभी यह तकनीक वास्तव में एक पर्यावरण अनुकूल वादा साबित होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी से तुलना करें तो ईवी में भी शून्य टेलपाइप उत्सर्जन होता है, यानी वे धुआं भी नहीं छोड़ते। लेकिन बैटरियों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसी धातुओं का खनन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इन धातुओं के निष्कर्षण से भूमि और जल दोनों प्रदूषित होते हैं और खनन से भारी मात्रा में CO2 उत्सर्जित होती है। इसके अलावा बैटरियों के जीवन काल के अंत में उनका पुनर्चक्रण एक बड़ी समस्या है। अगर इसे ठीक से नहीं किया गया तो यह अपने आप में एक नई पर्यावरणीय समस्या बन सकती है। हालांकि हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रणालियों को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि उन्हें बैटरियों के लिए आवश्यक व्यापक खनन की आवश्यकता नहीं होती। एकमात्र समस्या यह है कि हाइड्रोजन का उत्पादन और भंडारण वर्तमान में महंगा और ऊर्जा गहन है। अगर यह प्रक्रिया किफ़ायती नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित हो तो यह इलेक्ट्रिक वाहनों से भी ज़्यादा टिकाऊ साबित हो सकती है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में यह तकनीक बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में परिवहन क्षेत्र वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का लगभग 25% हिस्सा है। इसका मतलब है कि अगर हम कारें, बसें और ट्रक स्वच्छ ईंधन से चलाएं तो जलवायु परिवर्तन की गति को काफ़ी धीमा किया जा सकता है। और यहीं पर जल इंजन जैसी तकनीकें बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं, क्योंकि ये न सिर्फ वाहनों को स्वच्छ बनाती हैं बल्कि भविष्य में बिजली उत्पादन और भारी उद्योगों में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। आर्थिक पक्ष, लागत, रखरखाव और व्यापक रूप से अपनाना। अब आइए जल इंजनों के आर्थिक पहलू पर चर्चा करते हैं, यानी यह तकनीक कितनी किफ़ायती है, इसका रखरखाव कैसे किया जाएगा और क्या भविष्य में यह आम जनता के लिए सुलभ हो पाएगी। यहाँ भी हम केवल आज तक के तथ्यों पर ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए समझते हैं कि जल इंजन या हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रणालियों में क्या खासियत है। इन इंजनों में बहुत कम गतिशील पुर्जे होते हैं। इसका मतलब है कि घर्षण कम होता है और पुर्जों के घिसने या खराब होने की संभावना भी बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए एक पारंपरिक पेट्रोल इंजन में सैकड़ों लगातार घूमने वाले पुर्जे होते हैं, जैसे पिस्टन क्रैंकशाफ्ट, वॉल्व बेल्ट वगैरह। दूसरी ओर ईंधन सेल इंजन में इनमें से ज़्यादातर घटक नहीं होते। यहाँ एक रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली पैदा होती है जो सीधे मोटर को शक्ति प्रदान करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा कम रखरखाव है। इसका मतलब है कि आपको बार बार इंजन ऑयल बदलने, फिल्टर साफ करने या बड़ी मरम्मत करने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए बैटरी और ईंधन कोशिकाओं के बीच के अंतर पर चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरियों की उम्र आमतौर पर 8 से 10 साल होती है। इसके बाद बैटरी की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है और उसे बार बार बदलना पड़ता है। एक नई इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी की कीमत अभी भी लाखों रुपए होती है, जो कार की कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा होती है। यही कारण है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का दीर्घकालिक रखरखाव खर्च कम होने के बावजूद बैटरी बदलना एक बड़ा खर्च हो सकता है। दूसरी ओर हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं का जीवन काल आमतौर पर 5000 से 8000 घंटे का होता है, जो किलोमीटर में लगभग 2,50,000 से 40 किलोलीटर के बराबर होता है। इसका मतलब है कि ईंधन कोशिकाएं बिना किसी बड़ी मरम्मत के लंबे समय तक काम कर सकती हैं, और जब वे खराब हो जाती हैं तो उन्हें बदलना बैटरी जितना महंगा नहीं होता। इसके अलावा क्षमता में धीरे धीरे गिरावट और प्रदर्शन में कमी बैटरियों जितनी तेज नहीं होती। इसलिए लंबे समय में ईंधन सेल प्रणालियों का रखरखाव खर्च इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में कम हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या जल इंजन आम बाजार के लिए उपयुक्त होंगे? फिलहाल तो नहीं। आज टोयोटा मिराई या हुंडई नेक्सो जैसी हाइड्रोजन ईंधन सेल कारों की कीमत $50,000 से $70,000 के बीच है। इसका कारण हाइड्रोजन सिस्टम की ऊंची लागत और सीमित उत्पादन एवं भंडारण संरचना है। हालांकि यह भी सच है कि कोई भी नई तकनीक शुरू में हमेशा महंगी होती है। समय के साथ जैसे जैसे बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ता है, लागत कम होने लगती है। इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ भी यही हुआ है। जो पहले बहुत महंगा हुआ करता था, अब मध्यम श्रेणी की कारों में उपलब्ध है। हाइड्रोजन के साथ भी यही उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार अगर आने वाले दशक में हरित हाइड्रोजन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाता है तो हाइड्रोजन की कीमत 50% तक कम हो सकती है। इसके अलावा जैसे जैसे ईंधन सेल का उत्पादन बढ़ेगा और तकनीक में सुधार होगा, इसकी लागत भी कम होगी। इससे भविष्य में हाइड्रोजन से चलने वाली कारें
आम जनता के लिए सुलभ हो सकती हैं। आर्थिक रूप से एक और महत्वपूर्ण कारक ईंधन की लागत है। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन में लगभग 3 लीटर गैसोलीन के बराबर ऊर्जा होती है। फिलहाल इसकी कीमत ज्यादा है, लेकिन अगर इसका उत्पादन पर्यावरण के अनुकूल स्रोतों से शुरू हो जाए तो यह पेट्रोल से भी सस्ता हो सकता है। और चूंकि इसमें ईंधन भरने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं, इसलिए यह ट्रकों, बसों और लंबी दूरी के वाहनों के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य साबित हो सकता है। क्या आपको लगता है कि पानी से चलने वाली कारें वाकई भविष्य हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।